नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आते हैं नया सवेरा। और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शैला, मैं हूं आंचल और यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेस रिपोर्ट्स के साथ साथ भारत के सर्वांगीण विकास की एक सशक्त तस्वीर आपके साथ पेश करते हैं। खेल जगत, बिजनेस जगत में क्या कुछ खास रहने वाला है, टेक टॉक पर भी डालते हैं नजर, वर्ल्ड वॉच पर भी रखते हैं पैनी निगाह। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इस वक्त की प्रमुख सुर्खियां क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की भी करेंगे अध्यक्षता। भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदला। प्रभावित इलाकों में भारी बारिश का दौर, राहत एवं बचाव के लिए टीमें मुस्तैद। बिहार में चुनावी प्रचार चरम पर। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार की ताबड़तोड़ रैलियां। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी आज करेंगे संयुक्त जनसभाएं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा बलों को गाजा पट्टी में तत्काल और शक्तिशाली हमले का दिया आदेश। कहा, हमास के बार बार संघर्ष विराम उल्लंघन का दिया जाएगा करारा जवाब। और खेल की खबरों में कैनबरा में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला। वनडे सीरीज में हार के बाद वापसी के लिए टीम इंडिया के हौसले बुलंद। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे और पीएम इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल होंगे और मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित भी करेंगे। आंचल, बिल्कुल, और इसके साथ ही वो ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की भी अध्यक्षता करने वाले हैं। ऐसे में मैरीटाइम समिट ब्लू इकोनॉमी के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होगा, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित होगा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 वैश्विक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाता है। 27 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का विषय महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण है। पीएम मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे, साथ ही ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी भारत की समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया के अग्रणी समुद्री शक्तियों में शामिल करना है। इस कार्यक्रम में 85 से अधिक देशों की भागीदारी, 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। इंडिया मैरीटाइम वीक नीति, व्यापार, तकनीक और लोगों को एक साथ एक मंच पर लाती है ताकि समुद्री अर्थव्यवस्था का भविष्य तय किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति उनके समुद्री क्षेत्र के विकास और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। तो मैरीटाइम लीडर्स को भी संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। ऐसे में जब हम बंदरगाहों को सशक्त करने की बात करते हैं, पोर्ट पोर्टेबिलिटी कैसे ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देगी, उस लिहाज से यहाँ पर मंथन किया जाएगा। कौन कौन सी वो चुनौतियाँ हैं और कैसे एक ब्लूप्रिंट खाका तैयार होगा इस पूरे क्षेत्र में, जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर्स और वेंचर कैपिटलिज्म को लाने की बात करते हैं। बिल्कुल, और चलिए कुछ ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार मैरीटाइम कॉन्क्लेव का उद्देश्य, मकसद क्या है। तो
जैसा कि हमने आपको बताया भी खबर में कि 27 से 31 अक्टूबर तक इंडिया मैरीटाइम वीक चलने वाला है। अब इसमें तमाम जो महासागर है उसका एकीकरण और एक समुद्री दृष्टिकोण पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री इसे संबोधित भी करेंगे आज। बिल्कुल, ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 27 से 31 अक्टूबर तक ये मैरीटाइम वीक 2025 चलेगा। कहीं ना कहीं महासागरों का किस प्रकार से एकीकरण हो, एक समुद्री दृष्टिकोण पर चर्चा यहाँ पर देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में किस प्रकार से सार्थक साबित हो सकता है ये मैरीटाइम वीक, इस पर बात होगी। 27 से 31 अक्टूबर तक इंडिया मैरीटाइम वीक मनाया जा रहा है। महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण पर चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करने वाले हैं। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की ये बैठक का 27 से 31 अक्टूबर तक इंडिया मैरीटाइम वीक और प्रधानमंत्री की उपस्थिति इसे और भी ज्यादा खास बनाने वाली है। महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण पर चर्चा इसे और खास बनाती है। श्यामा मिश्रा हमारी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्यामा, कितनी महत्वपूर्ण है ये मैरीटाइम वीक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इसे किस प्रकार से और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है? किस प्रकार से ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने में ये सार्थक साबित हो सकता है? देखिए शैला, ये जो मैरीटाइम वीक है IMW 2025, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से ये इसका भव्य आयोजन किया जाता है हर 2 साल पर। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि पिछले समय में यहाँ पर मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 रिलीज किया गया था। सागरमाला की जो एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है वो चल ही रही है। गति शक्ति, PM गति शक्ति और अन्य स्कीम्स में भी इसे एनरोल किया जा रहा है ताकि भारतीय मैरीटाइम सेक्टर जो है वो एक ग्लोबल लीडर बन सके। और यही एक एम है कि 2047 तक भारत ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर को लीड करे। उसी लिहाज में ये जो वीक है मैरीटाइम वीक बहुत अहम है क्योंकि इसमें हमने देखा है कि 1 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इसमें आ रहे हैं और कई सारे जो एग्जिबिटर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं। करीबन 350 जो स्पीकर्स हैं वो आए हुए हैं। कई इंटरनेशनल स्पीकर्स यहाँ पर मौजूद हैं। 85 कंट्रीज हैं जिसके स्पीकर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का इस वक्त जो अगर वर्ल्ड मैप पर अगर हम बात करें तो कितना अहम रोल भारत निभा रहा है इंडिया मैरीटाइम वीक को आयोजित करके। आज की बात कर लें तो आज तीसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम में यहाँ पर आएंगे। साथ ही वो ग्लोबल सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे और लीडर्स कॉन्क्लेव को भी संबोधित करेंगे। एग्जीबिशन में भी जाएंगे और वो कुछ स्टॉल्स का निरीक्षण भी करेंगे। इस तरीके से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री पिछले समय जब उन्होंने वर्चुअली इसे संबोधित किया था और ये सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च कराए थे मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, इसकी प्रतिबद्धता दर्शाता है कि प्रधानमंत्री कितने इस चीज के लिए, इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारतीय मैरीटाइम सेक्टर जो है उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने एक नेट जीरो का लक्ष्य रखा हुआ है। मैरीटाइम सेक्टर, आप ब्लू इकोनॉमी की बात कर लीजिए या अन्य जो रिलेटेड बातें हैं मैरीटाइम सेक्टर से, उन सब की बात कर लीजिए तो नेट जीरो पे की तरफ बढ़ना काफी अहम है। और साथ ही इसीलिए यहाँ पर कई सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं। पहले दिन पे हमने देखा जब जो केंद्रीय मंत्री हैं पोर्ट शिपिंग्स के सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने नेदरलैंड्स के साथ एक काफी अहम करार MOU हस्ताक्षर किया और साथ ही एक लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी किया गया जहां पर डिजिटल ग्रीन स्मार्ट जो पोर्ट्स हैं उसकी एक तरीके से नींव रखी गई या उसकी तरफ में आगे काम किया जाएगा। ऐसे ही कई सारे देशों के साथ में MOU साइन हो रहे हैं, कई सारे स्टेट्स के साथ में, राज्यों के साथ में साइन हो रहे हैं। और अगर हम दूसरे दिन की बात करें यानी कि कल की बात करें तो 38,000 करोड़ का माफ कीजिए जो MOUs हुए हैं वो साइन किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी भव्यता कितनी बड़ी है, इसका स्केल कितना बड़ा है। और ये 5 दिन लगातार चलने वाला है। मुंबई का जो ये नेस्को इलाका है, गोरेगांव इलाका है, काफी बड़ा आयोजन किया गया है। और पहले ही दिन पर हमने देखा केंद्रीय मंत्री अमित शाह वहां पर आए हुए थे, उन्होंने इसका इनॉग्रल सेशन एड्रेस किया। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। तो भारत के लक्ष्य से और पूरे विश्व के लक्ष्य से ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 काफी अहम रोल प्ले कर रहा है यहाँ। और वहीं क्योंकि हम यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा डेलीगेट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रदर्शक हैं, कई देश हैं जो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कितना बड़ा बूस्टर डोज मिलते हुए देखती हैं आप?
बिल्कुल, जो पीपीपी मॉडल है यहाँ पर इसे भी काफी ज्यादा एक सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, क्योंकि ये बात बहुत अब क्लियर हो चुकी है कि सभी इनिशिएटिव, सभी जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं ले सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट चाहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यहाँ पर आगे बढ़े, पब्लिक के साथ में जो पीएसयूज हैं उनके साथ में, या जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ में आए, और छोटे छोटे जगहों पर, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में कई बड़े मेजर पोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट रन हैं और काफी कम ऐसे पोर्ट्स हैं जो प्राइवेटाइज्ड हैं। इन सभी पोर्ट्स से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ट्रेड बिजनेस का होता है वो आता है, और ऐसा बताया जा रहा है कि 95% ट्रेड जो होता है वॉल्यूम उसका इस तरीके से होता है, मैरीटाइम सेक्टर की तरफ से होता है, ब्लू इकोनॉमी की तरफ से होता है, और 75% वॉल्यूम में, 70 to 75% वैल्यू में इसका ट्रेड होता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, क्योंकि आप सामने आए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर ही रही है, और एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो समुद्र से घिरा हुआ है 3 तरफ से, और 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारी। कई सारे जगह हैं जहां पर अभी भी पोर्ट्स लाने के, पोर्ट्स खड़े करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर भविष्य के लिहाज से देखा जाए तो भारत का सटे ही वाधवान पोर्ट अब नया आ रहा है, तो मैरीटाइम सेक्टर से भारत को कितनी संभावनाएं नजर आती हैं? देखिए, हमने जब पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भारत के लिए ये काफी अहम है, क्योंकि भारत एक तरीके से ये इस बात का मंत्र तो भारत लेके चल ही रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन मैरीटाइम लीड करने का, ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर को लीड करने का भी एक भारत का बहुत बड़ा लक्ष्य है। और 2047 तक हम आपको जिस तरीके से बता रहे थे पहले, मैरीटाइम अमृतकाल विजन जो है उसमें ये चीजें लिस्टेड है, उसमें ये चीज सारी बातें बताई गई हैं। अब इसमें आप इस तरफ से इस ओर में डायरेक्शन में कैसे जाते हैं, आपको सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है, आपको ग्रीन इनिशिएटिव्स का ध्यान रखना है, साथ ही आपको सारी तकनीकों का, नई तकनीकों का यूज करना है, आदान प्रदान करना है, आपको सारे पोर्ट्स जो हैं डिजिटलाइज करने हैं। इन्हीं डायरेक्शन में हमने कई सारे देशों के साथ में बातचीत हमारी चल रही है। भारत के पास में जिस तरीके से हाइड्रोजन का भंडार है, हाइड्रोजन हम उत्पन्न कर रहे हैं, हम जिस तरीके से मैंने आपको नेदरलैंड्स की बात बता रही थी, नेदरलैंड्स जो है भारत से अगले आने वाले कुछ सालों में कई बड़ा अमाउंट हाइड्रोजन का वहां भारत से लेगा, और इसीलिए श्यामा, आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल, दूसरे देशों के लिए भी भारत से मिलने वाली जो ये जी, और इसीलिए जब हम ग्लोबल इसीलिए हम ग्लोबल साउथ की अगुवाई के तौर पर जब भारत को देखते हैं मुखर और प्रखर रूप से, तो कैसे भारत जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उसको इम्प्रूव करेगा, और जो इससे जुड़े हुए अलाइड सेक्टर्स हैं उसमें भी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा इस मैरीटाइम समिट से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लगातार आगे भी इस विषय पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो शाम में है। बढ़ते आगे और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो कि आज हरियाणा के दौरे पर है। अंबाला में राष्ट्रपति मुर्मू राफेल में उड़ान भरनेंगे। ये किसी फाइटर जेट की उनकी दूसरी उड़ान होगी। इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति ने असम के तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। और बात कर लेते हैं बिहार चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं। छठ महापर्व की समाप्ति के बाद बिहार में अब ये सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। भाजपा ने भी चुनाव प्रचार अपना तेज कर दिया है, और इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पहली चुनावी जनसभा जो है दरभंगा में होगी, जहां अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर चुनाव मैदान में हैं। अमित शाह इस जनसभा में अलीनगर, गौरा, बौराम, बेनीपुर, दरभंगा ग्रामीण और बहादुरपुर के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद समस्तीपुर में होने वाली दूसरी जनसभा में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह रोसड़ा, वारिसनगर, विभूतिपुर और कुशेश्वर क्षेत्रों के मतदाताओं के भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन मांगेंगे। और भाजपा नेता अमित शाह की तीसरी चुनावी रैली बेगूसराय जिले के बछवाड़ा और तेघरा विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह दरभंगा के हायाघाट, बाढ़ और छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मान सकते हैं कि एनडीए ने अपने तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उन्हें चुनावी मैदान में बिगुल फूंकने के लिए वो कूद चुके हैं, और इस चुनावी समर में अब ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं।
और वहीं अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां सिवान, भोजपुर, बक्सर में एनडीए के समर्थन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा सिवान की रघुनाथपुरा सीट की हो रही है। बिल्कुल, इस सीट पर एनडीए की ओर से जेडीयू के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशू सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं आरजेडी ने सिवान की रघुनाथपुरा सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया है, जिसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ प्रचार करने वाले हैं। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी एंट्री होने वाली है। काफी समय से पिक्चर से गायब थे और राहुल गांधी बिहार में 2 जगह, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इस दौरान राहुल गांधी के साथ आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच साझा करेंगे। तो महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियों का दौर जारी है और इसमें आज राहुल गांधी भी देखने को मिलेंगे। राजेश राज इस वक्त तमाम चुनावी अपडेट्स के साथ पटना से जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो पहला सवाल राजेश यही है कि चुनावी सरगर्मियां इस वक्त चरम पर हैं जब हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं विधानसभा के चुनाव को लेकर। लेकिन यहाँ आज बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि राहुल गांधी की एंट्री हो रही है, जहाँ पर वो कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो क्या मान लें ऑल इज वेल महागठबंधन में? देखिए आंचल, जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है तो निश्चित तौर पर गठबंधन की गांठें उलझी हुई थीं, लेकिन इस उलझी हुई गांठों को सुलझाने की कोशिश लगातार पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो करते हुए नजर आए। और आपने देखा कि जब कल महागठबंधन का घोषणा पत्र जब जारी किया गया तो उसका नाम रखा गया तेजस्वी का प्रण, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बड़ी तस्वीर जो थी वो तेजस्वी यादव की थी। राहुल गांधी की तस्वीर या अन्य लोगों की तस्वीरें बहुत छोटी थीं या फिर गायब थीं। और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव समेत अनेक वरिष्ठ नेताओं के परस्पर सहयोग की वजह से इस घोषणा पत्र को लाने में हम कामयाब हुए हैं। ऐसा इसलिए हो पाया कि तेजस्वी यादव को लगातार ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी दिखाई पड़ रही थी कि कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा शायद नहीं बताए, और इसीलिए वो मैं तेजस्वी और तेजस्वी की सरकार, इन शब्दों का वो लगातार प्रयोग कर रहे थे। तो अब इस तरह की जो शब्द हैं वो उनके जुबान पर चढ़ चुके हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का नाम ही रखा है तेजस्वी का प्रण। लेकिन राजेश, तेजस्वी प्रण में उन्होंने जो तमाम तेजस्वी प्रण में जो तमाम वादों की झड़ी लगाई है, एक पर एक वादे, लेकिन अगर असल मायनों में देखा जाए क्या ये वादे धरातल पर पूरे होते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो यही आरोप लगा रहा है कि इसमें कोई सच्चाई सी नजर नहीं आ रही है, सिर्फ वादे हैं क्योंकि वो सत्ता में आने वाले नहीं है इसलिए कुछ भी बोल दो। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बात का लगातार विरोध किया है कि जो घोषणा पत्र है उसमें फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी की बात है वो तेजस्वी कैसे पूरा करेंगे। यह एक बड़ा सवाल है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सवाल पर लगातार सम्राट चौधरी, चूंकि राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो लगातार इस बात पर हमले कर रहे हैं कि तेजस्वी के प्रण में जिन बातों का जिक्र किया गया है उसके लिए पैसे कहां से आएंगे। और वहीं तेजस्वी कहते हैं कि जब हमने चाचा को कहा था कि सरकारी नियुक्तियां करनी है तो उन्होंने कहा था कि पैसा कहां से लाएगा, पैसा क्या अपने पिताजी के घर से लाएगा। और बाद में जब हम उनके साथ आए तो हमने 5 लाख लोगों को नौकरी देकर के ये दिखाया कि विल पावर अगर हो तो काम किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं नौकरी के सवाल पर या फिर वायदे पूरे करने के सवाल पर सत्ता और विपक्ष में होड़ मची है। और चुनाव के वक्त ऐसा देखा ही जाता है कि दोनों अगर दावे जो हैं वो नहीं करेंगे तो फिर जनता को लुभाएंगे कैसे। तो ये घात प्रतिघात, प्रतिशोध और पलटवार यह जो है बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। और अब चूंकि दिवाली और छठ पूजा जो है वो खत्म हो चुकी है, अब आने वाले 4-5 दिनों में साथ ही साथ राजेश, आज भाजपा के भी कई बड़े नेता जो हैं वो अपना चुनाव प्रचार धुआंधार तरीके से करते हुए नजर आने वाले हैं और जो तेजस्वी के वादे हैं उसकी कहीं ना कहीं पोल खोल करते हुए भी नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, आज गृह मंत्री अमित शाह दरभंगा में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में
3 जगह बहुत ही महत्वपूर्ण रैलियां वो करने वाले हैं। अलीनगर दरभंगा में मैथिली ठाकुर जो बिहार की बेटी है, मिथिला की बेटी है, उसके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। बेगूसराय वो आएंगे, समस्तीपुर आएंगे और इन तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। तीनों जगह जो रैलियों का स्थल है वो आसपास के कई जिलों के जो प्रत्याशी हैं वो वहां पहुंचेंगे। कई जिलों के मतदाताओं को साधने की कोशिश की जाएगी। तेजस्वी यादव की भी सभाएं हैं। राहुल गांधी भी आज उनकी बिहार के चुनावी समर में एंट्री हो रही है मुजफ्फरपुर और दरभंगा से। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश विपक्ष के द्वारा भी की जा रही है कि राहुल गांधी प्रचार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि राहुल और तेजस्वी मंच साझा करते हैं या फिर उनकी इंडिविजुअल रैली होती है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल सत्ता और विपक्ष दोनों अपने अपने दावों के साथ मतदाताओं को लुभाने की तैयारियों में जुटे हैं। जितने भी हो राजेश, आत्मसात करती है और किसे जनादेश देती है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, दावे जितने भी हो, फैसला जनता जनार्दन को करना है। लेकिन इस बार एक फैक्टर जो मैं समझ पा रही हूँ और आप बेहतर बता पाएंगे वो है जन स्वराज पार्टी का। कितना बड़ा इसे आप डार्क हॉर्स मानेंगे इस बार के विधानसभा चुनावों में? भले ही वो ज्यादा नंबर लाएं ना या ना लाएं, इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन कितना बड़ा आप इसे कारक मानते हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों में? और साथ ही साथ इसमें एक चीज और भी ऐड कर दें, जिस तरह से जन स्वराज पार्टी के नेता के खुद 2 जगह पर जो है वोट का मसला है, उससे उनकी छवि पे कहीं ना कहीं एक ठप्पा लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जनसुराज ने निश्चित तौर पर एक बिहार की सियासत में जबरदस्त एंट्री मारी और एक डिस्कोर्स को बदलने की कोशिश की। पढ़े लिखे लोगों को चुनाव मैदान में आने का उन्होंने आमंत्रण दिया। लेकिन जिस तरीके से जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, जिन्हें चुनाव मैनेजमेंट का जिनके पास बड़ा व्यापक अनुभव है, और सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो या मंगल पांडे हो, इनसे उनकी टकराहट होती है। सम्राट चौधरी भी उन पर आक्रामक नजर आते हैं कि वो मैनेजमेंट गुरु हो सकते हैं चुनाव के, लेकिन सियासत में अभी वो बबुआ हैं, बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से जनसुराज ने लगातार 2-3 साल में अपनी एक छवि क्रिएट की, उस छवि में बट्टा वहाँ पे लगता है जब वो ये दावा करते हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन वो 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि राघोपुर जाएंगे, तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। राघोपुर जाते हैं और वहाँ से नंगे पांव वापस आ जाते हैं। तो जनता के मन में कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि चुनाव जो है जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है सियासत में बने रहने के लिए। जैसे अरविंद केजरीवाल की जब एंट्री हुई तो उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ हुंकार भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो चुनाव मैदान में कूदे 2014 में। तो हारना जीतना अपनी जगह है, प्रशांत को चुनाव लड़ना चाहिए था, ये यहाँ के पॉलिटिकल पंडित बताते हैं। इससे उनकी छवि जो है वो ग्राफ में बहुत तेजी से गिरावट आई है और 243 सीटों पर लड़ने के बजाय महज 100 कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना, यह भी उनके एक हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विल पर सवाल खड़ा करता है। प्रशांत निश्चित तौर पर मीडिया के आकर्षण है, सोशल मीडिया के वो नायक बने हुए हैं, आकर्षण है, लेकिन जो वायदे जनता से किए गए उस जनते पर वायदे पर खड़ा नहीं उतरने की वजह से जो उनका एटमॉस्फेयर था वो बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राजेश जो है लेकिन राजेश कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सकते हैं, लेकिन विनिंग कैपेसिटी कितनी होगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं वोट जरूर कटेंगे। लेकिन अगर ऐसे में नीतीश की नीति की बात की जाए और तेज प्रताप के तेज की, क्योंकि यहाँ दोनों के बारे में अगर कहा जाए तो ये चुनाव करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते तो उनका पॉलिटिकल करियर कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा धक्का होगा। और नीतीश के लिए एक बार फिर सबसे बड़ा सीएम पद के दावेदार के साथ एक लंबा समय उन्होंने जनता के साथ बिताया, लेकिन यहाँ पर एज फैक्टर बहुत बड़ा रोल है जब हम इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं उनके लिए। देखिए, निश्चित तौर पर यह आशंका आंचल तब भी जताई जा रही थी जब लोकसभा का चुनाव था और तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने चाचा पर आक्रामक हो रहे थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके उम्र को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी धुंध की स्थिति दिखाई पड़ रही थी। लेकिन
नीतीश कुमार ने साल 2005 से 10 के बीच में जो उन्होंने कार्य किए अति पिछड़े वर्ग के लिए, महादलितों के लिए, महिलाओं के लिए, उसमें उनका जादू लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिखाई पड़ा। और मुझे खास तौर पर दिल्ली में ऐसा लग रहा था आंचल कि शायद बीजेपी नीतीश कुमार के साथ जाकर गलती कर बैठी है। लेकिन जब मैं सीमांचल और कोसी के इलाके में गया, वहां जब महिलाओं से हमने बातचीत करी तो मुझे ये दिखाई पड़ा कि महिलाओं में आज भी नीतीश कुमार का क्रेज है। महादलित वर्ग के जो लोग हैं उनके अंदर भी एक खास जो वर्ग है उसमें उनका कहीं ना कहीं क्रेज है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पंडित उनकी छवि को लेकर, उनके उम्र को लेकर उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वैसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। क्योंकि नीतीश कुमार के जो डेवलपमेंट के काम हैं उसकी चर्चा बिहार के गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर अभी भी होती है। भले ही उनके स्वास्थ्य के मोर्चे पर उनको लोग घेर रहे हों या आशंका के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन डेवलपमेंट के मोर्चे पर, अति पिछड़ों को पंचायतों में रिजर्वेशन देने के मोर्चे पर, महिलाओं को 35% बीपीएससी जैसी बड़ी संस्थाओं में आरक्षण दिए जाने को लेकर जो उन्होंने महिलाओं को स्ट्रेंथन किया, उसका लाभ कहीं ना कहीं एनडीए को मिला। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ मिला और लोग अपने किले को बचाने में लगे रहे। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान गवाई शाहाबाद के क्षेत्र में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई में। लेकिन अगर बीजेपी या एनडीए, हम कह सकते हैं जेडीयू की सीटों की संख्या अगर 12-12 रही, मेंटेन रही, तो उसमें नीतीश कुमार की निर्णायक भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही और कारण 2005 से 2010 के बीच उन्होंने जो काम किए हैं उसकी गूंज अभी भी सुनाई पड़ती है। और यही कारण है कि दूसरा पक्ष जो है जहां तुष्टीकरण की बात करता है, वहीं नीतीश कुमार जो है लगातार अपने विकास की बात कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने विकास किया उसी मॉडल को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। फिलहाल ये तमाम अपडेट राजेश हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो करीबन 18 से 19% जो हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर्स है। तो क्या वो फर्स्ट टाइम वोटर्स जब आरजेडी या अगर हम जेडीयू में जो बहुत कई टक्कर देख रहे हैं, क्या वो लालू के उस घोटाले को याद रखेंगे या फिर जो विकास का मॉडल नीतीश कुमार ने पेश किया है उसको जनता जनार्दन वोट करेगी? ये अब कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बसपा सुप्रीमो क्या कह रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बात, ये भी करेंगे साझा। देखते रहिए टीडी न्यूज़। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मियों के बीच बसपा ने भी 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम भाईचारा समिति का गठन किया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की पकड़ को मजबूत करना है। बसपा अध्यक्ष मायावती आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में इसी मुस्लिम भाईचारा समिति को लेकर मंडल स्तरीय बैठक करेंगी और इस बैठक में आगामी सामाजिक अभियानों पर भी चर्चा होगी, जिसमें खास तौर पर SIR अभियान पर फोकस होगा। वहीं पार्टी के संगठनात्मक पुनर्गठन और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में आकाश रामी की सक्रिय भूमिका भी सामने आई है। साथ ही बसपा 2027 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने और
किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन न करने का दावा किया जा रहा है। और बात करते हैं गंभीर चक्रवाती तूफान मोंथा जो है वो तटीय आंध्र प्रदेश पर कमजोर होकर अब चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगले 6 घंटों में ओडिशा के गहरे दबाव के क्षेत्र में मोंथा के और भी अधिक कमजोर पड़ने की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी से उठा ये चक्रवाती तूफान मोंथा कल आंध्र प्रदेश के तट से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकराया था, जिसके बाद से प्रभावित इलाकों समेत तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। और भुवनेश्वर के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार चक्रवात मोंथा तटीय आंध्र प्रदेश में कमजोर हो गया। इस चक्रवात के ओडिशा के मलकानगिरी की ओर बढ़ने की संभावना नहीं है, जैसा कि पहले अनुमान जताया गया था। हालांकि ओडिशा के दक्षिणी जिलों खासकर आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में तेज हवाएं, मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और इस बीच मलकानगिरी, नवरंगपुर और कालाहांडी में अभी तक चक्रवात का कोई खास प्रभाव देखा नहीं गया है। और इन क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं धूप भी यहां पर निकल सकती है। तो तटीय आंध्र प्रदेश में अब मोंथा जो है वो कमजोर हो गया है। चक्रवात मोंथा के अगले 6 घंटों में इसके और कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाने की संभावना है। वहीं मोंथा के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होने की भी आशंका जताई जा रही है। उसके साथ ही तटीय इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पार्वतीपुरम, मान्यम, अल्लूरी, सीताराम राजू, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, गुंटूर और पालनाडु जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में हालात पर नजर रखी जा रही है। वहीं अधिकारियों ने लोगों से सतर्क, सजग रहने की अपील भी की है। चक्रवात मोंथा के किसी भी प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय रेलवे भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बिल्कुल, और रेलवे ने डिविजनल, जोनल और जो बोर्ड स्तर है उस पर वॉर रूम सक्रिय किए ताकि हालात पर निगाह रखी जा सके। और पूर्वी तटीय डिविजन्स में आवश्यक संसाधन जो हैं वो पहले से ही तैनात किए गए। अब इसमें विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, गुंटूर में टीमें अलर्ट पर हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ साथ संबंधित रेलवे अधिकारियों से भी बात की है। तो मोंथा से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। और रविशंकर मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविशंकर, अब मोंथा जिस तरह से कमजोर पड़ता जा रहा है, अब क्या कुछ तैयारी है? आज किस तरह के हालात बने हुए हैं? किस तरह से इससे निपटने का प्रयास हो रहे हैं? गुड मॉर्निंग। जो साइक्लोन है वो कल शाम में 7 बजे लैंडफॉल शुरू किया था उसका, क्योंकि वो काकीनाडा के पास में और कलिंगपट्टनम और काकीनाडा के बीच में उसका लैंडफॉल शुरू हुआ था। और कल रात 2 बजे, 2:30 बजे तक उसका लैंडफॉल जो है वो खत्म हो गए थे। और ये लैंडफॉल जब उसका समय है, उसका समय में बहुत सारे पेड़ और इलेक्ट्रिक पोल्स वो सबको गिरा था, वो अपना प्रोसेस कंप्लीट किया था। अगर हम रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू एक्टिविटीज के बारे में सोचे तो एट अबाउट 75,000 पीपल जो है वो लो लेइंग एरियाज और अफेक्टेड एरियाज जो है उससे बाहर निकला गया था। एंड वो नियरेस्ट रेस्क्यू कैंप्स में उन लोगों को रखा गया था। आज 2 हफ्तों के लिए जो खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी, अरेंजमेंट जो है यहाँ का गवर्नमेंट पूरा कंप्लीट किया था। एंड मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो भी पूरा कंप्लीट किया था गवर्नमेंट ने। और एनडीआरएफ टीम्स जो है वो 11 एनडीआरएफ टीम्स ये मानसा के जो अफेक्टेड 8 डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में पूरा शामिल हुआ था। और एसडीआरएफ टीम्स के साथ अभी रेस्क्यू एक्टिविटीज पूरा टेक ओवर किया था। एंड इन द कमिंग 6 आवर्स आज दोपहर 2 बजे तक मानसा पूरा डाइल्यूट होने की संभावना है। और बाद में और 6 घंटे जो है वो 6 घंटे में ये पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। रवि, जो तमाम रिलीफ सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर किस तरह से जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है? हाँ, यहाँ यूपी गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट मूव किया था। वो नियरेस्ट वो रेशन शॉप जो है, चौकीदार दुकान जो है, उसको वो रेस्क्यू सेंटर को लिंकअप किया गया। इसके लिए जब भी जो भी चावल दाल वो सब जो भी चाहे उसको
स्केर्सिटी ना हो जाए, 2-3 दिन तक जो भी हो उसको कंफर्टेबली मिल जाए। और मेडिसिन के साथ अत्यावश्यक मेडिसिन है, क्योंकि ये जो ग्रामीण एफेक्टेड एरियाज है उसमें स्नेक बाइट्स भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस फ्लड वाटर से। इसके लिए एंटीवीरम इंजेक्शन वो सब भी वहाँ लगा हुआ था। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा रवि, आपसे आगे भी हम इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एसआईआर की। जी हाँ, विशेष पुनरीक्षण अभियान 2.0 को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा आज लखनऊ में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। इसके पहले उन्होंने कल सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की थी। बैठक में निर्देश दिया गया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को मिशन मोड में संचालित किया जाए और दैनिक प्रगति रिपोर्ट सीईओ कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाए और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल ना हो। बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करें और गणना पत्र की एक प्रति हस्ताक्षर सहित मतदाता को लौटाएं। सीईओ ने निर्देश दिया कि 3 नवंबर 2025 तक तैयारी, प्रशिक्षण, गणना परपत्रों का मुद्रण पूरा किया जाए। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। वहीं सुनवाई, सत्यापन और निस्तारण का ये कार्य 31 जनवरी 2026 तक पूरा होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। और अब बात साइप्रस गणराज्य की, जिसके विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस कम्बोज आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वो 31 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगे और इस यात्रा के दौरान वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करने वाले हैं। सप्रू हाउस में 55वां सप्रू हाउस व्याख्यान देंगे और इसी के साथ आज वे गांधी स्मृति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भारतीय वायुसेना 2 नवंबर को सेंको IAF मैराथन 2025 का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल होगी। ये आयोजन फिटनेस, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को एक साथ जोड़ने वाला प्रतीक होगा। मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा और देश भर के 60 वायुसेना स्टेशनों पर एक साथ ही आयोजित होगा। ये मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को समर्पित है, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय दिया था और उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वहीं SIM 25 भारतीय वायुसेना के मूल्यों, साहस, अनुशासन और एकता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य नागरिकों को फिटनेस और मानसिक दृढ़ता की संस्कृति अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस बार का थीम रन विद प्राइड, सोर विद स्पिरिट है। इसे केवल एक खेल आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि वायु योद्धाओं की अदम्य भावना और राष्ट्र के स्वास्थ्य और शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता का उत्सव मनाने वाले एक आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। और देश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और मछुआरा समुदाय की आय में बेहतरी लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय लगातार कदम उठा रहा है और सहकारी समितियों के जरिए मत्स्य उत्पादन, भंडारण और विपणन को संगठित करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शमीम अख्तर। भारत में मछली पालन सिर्फ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बनता जा रहा है। इस दिशा में सहकारिता मंत्रालय की भागीदारी ने नई ऊर्जा भर दी है। सहकारी समितियों के जरिए मत्स्य उत्पादन, भंडारण और विपणन को संगठित करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अब तक लाखों मछुआरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा चुका है। मत्स्य पालन के लिए केंद्र सरकार के ढेर सारे कार्यक्रमों का ही नतीजा है कि जहां 2014-15 में भारत का कुल मत्स्य संपदा का उत्पादन 102 लाख टन था, वो आज बढ़कर 195 लाख टन तक पहुंच गया है। घरेलू उत्पादन 67 लाख टन था, जो अब 147 लाख टन हो गया है। मीठे पानी में मत्स्य पालन 119% की बढ़ोतरी के साथ 67 लाख टन से 147 लाख टन हो गया है, जबकि समुद्री उत्पादन 35 लाख टन से बढ़कर 48 लाख टन हो गया है। मछुआरों की सहायता के लिए सहकारिता मंत्रालय की इसी भागीदारी को बढ़ाते हुए
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत गहन सागरीय मत्स्य नौकाओं का लोकार्पण किया और मछुआरों को मछली पकड़ने के ट्रॉलर्स दिए। ये ट्रॉलर 25 दिन तक गहरे समुद्र में रह सकेंगे और 20 टन तक मछलियां ढो सकेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मत्स्य क्षेत्र में सहकारिता गरीब मछुआरों की समृद्धि का माध्यम बनेगी और इससे आने वाले दिनों में भारत की मत्स्य संपदा संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि चाहे दूध उत्पादन हो, चीनी उद्योग हो या मत्स्य पालन क्षेत्र, मजदूर वर्ग और गरीबों को लाभ सीधे पहुंचाने का एकमात्र तरीका सहकारिता ही है। सहकारिता मत्स्य पालन में भी हमारे मत्स्य पालन करने वाले सभी भाइयों बहनों के जीवन का आधार बने, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्रॉलर में जो मछलीमारी करेगा उसका पूरा मुनाफा कोऑपरेटिव बेसिस पर हर मछलीमार के घर में पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी बात। सहकारिता के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र में पारदर्शिता, संसाधनों की समान पहुंच और किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यह सहकारिता ही की ताकत है कि जिससे मत्स्य क्षेत्र में विकास की नई लहर उठ रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले वर्षों में इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार दोनों पर साफ दिखाई पड़ेगा। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे, एक ब्रेक लेते हैं और लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे समाचार पत्रों की। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और रुक करते तमाम समाचार पत्रों पे प्रकाशित जो दिलचस्प खबरें हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। पहली खबर शैला आपको बताएंगी। पहली खबर, बिल्कुल पहली खबर है, छोटी दूरी की यात्राओं का अब साथी बनने वाला है सुखोई सुपरजेट। जी हाँ, देश में पहली बार यात्री विमानों का निर्माण होगा और भारत रूस साथ मिलकर छोटी दूरी की उड़ानों के लिए डबल इंजन से लैस सुखोई सुपरजेट SJ-100 विमान जो है वो बनाएंगे। तो ये पहला प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो है देश में यात्री विमानों का अब निर्माण होना है। HAL ने इस पर कहा है कि SJ-100 विमान का निर्माण भारतीय विमानन उद्योग के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत करता हुआ नजर आएगा। तो लगातार जिस तरह से विमानों की जरूरत बढ़ेगी आने वाले समय में, आने वाले 10 वर्षों में, उसे देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया है। उनकी बात विमान की हो रही है और ऐसे में अब यात्री विमान मेक इन इंडिया होंगे, लेकिन रूसी कंपनी एयरक्राफ्ट के साथ करार किया है। जब हम भारतीय विमानन उद्योग की बात करते हैं वैसे में होगा क्या, ये उड़ान जैसी योजना जिसमें हम इसके कई चरण देख चुके हैं, इसका विस्तारीकरण है। तो जितने ज़्यादा यात्री विमान भारत में निर्मित होंगे उनके बॉडी टाइप्स को बहुत ही नैरो तरीके से, यानी कि आज की आधुनिक व्यवस्था को देखकर बनाया जाएगा और HAL ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो आप समझ सकते हैं HAL अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जब हम बात करते हैं विमानों को बनाने के लिहाज से। तो पहली बार भारत में जब यात्री विमान बनेंगे तो उस लिहाज से पूरे विमानन उद्योग के लिए ये एक सकारात्मक खबर है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। ये खबर हम हिंदुस्तान से ले रहे हैं। यमुना सिटी में हाइड्रोजन बस चलाने की तैयारी है और NTPC ने इसका प्रस्ताव रखा है। बोर्ड बैठक से मंजूरी के बाद अब इसका संचालन होगा। ग्रीन ट्रांसपोर्ट के रूप में कहीं ना कहीं पहचान मिलती हुई नजर आएगी। जी हाँ, हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी है। लेह लद्दाख के बाद अब यमुना सिटी दूसरा शहर होगा जहां पर इस तरह की जो है बसें वो चलती हुई नजर आएंगी। बसों से प्रदूषण के बजाय सिर्फ पानी की भाप निकलती हुई नजर आएगी।
और चौथी खबर जो हम ले रहे हैं जो कि ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ी हुई है। अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं या गाड़ी खरीदने का आपका मन है तो आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर आपने कुछ इस तरह का मन बनाया तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा एक गिरोह है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन्होंने अपना खाता खोला हुआ है, जाली पैन कार्ड्स के ज़रिए वो जाली एनओसी आपको प्रोवाइड करवाएंगे और सेकंड हैंड कार्स को खरीदने का जो ये बाज़ार है इसमें इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जिसमें लोन का जो एनओसी है वो भी जाली आपको मिलेगा। बेचने के लिए कई ई प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जा रहा है और ऐसे में बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आ रही है। तो अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेबसाइट से गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं तो कृपया सोच समझकर फैसला लें। और अखबारों की खास खबरों के बाद आइए आपको लिए चलते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। देखते हैं इंटरनेशनल रैप फटाफट अंदाज में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल रक्षा बलों को गाजा पट्टी में तत्काल और शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया है। इसे इजराइल ने हमास द्वारा बार बार संघर्ष विराम के उल्लंघन के जवाब में किया जाना बताया है। खबर ब्राजील से, जहां के रियो डी जेनेरियो में एक पुलिस अभियान में कम से कम 64 लोगों की मौत। यह अभियान शहर में COP30 से संबंधित वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी से कुछ दिन पहले एक बड़े गिरोह को निशाना बनाकर चलाया गया। कैटेगरी 5 का भीषण तूफान मेलिसा जमैका के दक्षिण पश्चिमी तट न्यू होप के पास टकराया। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के मुताबिक तूफान के समय हवाओं की रफ्तार करीब 295 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अधिकारियों ने लोगों से घरों में रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। बात फ्रांस की राजधानी पेरिस की, जहां छठ पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय दूतावास के मुख्य अतिथि नवीन कुमार अपने पूरे परिवार के साथ हुए शामिल। और अब बात कारोबार जगत की, बिजनेस ब्रीफ में। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के जो प्रस्ताव है उसे मंजूरी दी गई है। भारत ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। यही खबर हमने आपको अभी अखबार में भी बताई। और भारत का जो औद्योगिक उत्पादन है इस साल सितंबर में पिछले साल की जो समान अवधि है उसके मुकाबले 4% बढ़ा। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत प्रदर्शन एक इम्पॉर्टेंट कारक माना जा रहा है। सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो वृद्धि दर है वो 4.8% रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का वार्षिक राजस्व 2 वर्षों के भीतर बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि वर्तमान में 55,000 करोड़ रुपए। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही के दौरान कंपनी की आय सालाना यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 26% बढ़कर 6,000 करोड़ रुपए पहुंच गई और इस दौरान जो एनर्जी की बिक्री है वो 39% बढ़कर 19,560 बिलियन से ज्यादा यूनिट्स के पार पहुंची। और अब खबरें खेल जगत से, स्पोर्ट्स ट्रैक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 अक्टूबर से 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2007 में अब तक कुल 32 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 20 T20 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 11 ही T20 मैच जीत सकी। इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा। दोनों देश 22 सितंबर 2007 को पहली बार T20 क्रिकेट में आमने सामने आए थे। डरबन में खेले गए विश्व कप के इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 रन की जीत दर्ज की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2007 को भारत ने एक बार फिर इस टीम के खिलाफ T20 मुकाबला अपने नाम किया। इस बार जीत का अंतर 7 विकेट था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1 फरवरी 2008 को टीम इंडिया के खिलाफ पहली बार T20 मैच अपने नाम किया। इस मुकाबले में भारत को 9 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। यहां से ऑस्ट्रेलिया ने मई 2010 और फरवरी 2012 में T20 मुकाबले अपने नाम करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई।
3 फरवरी 2012 को मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने उसी साल 28 सितंबर को इस हार का बदला 9 विकेट की जीत के साथ लिया। 10 अक्टूबर 2013 से 7 अक्टूबर 2017 तक भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए सभी 7 T20 मैच अपने नाम किए। आखिरकार 10 अक्टूबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से मैच जीतकर इस हार के क्रम को तोड़ा। नवंबर 2018 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली गई, जो 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुई। एक मैच बेनतीजा रहा। साल 2019 से 2020 के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया ने कुल 5 T20 मुकाबले खेले, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच अपने नाम किए, जबकि भारत ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की। सितंबर 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मुकाबलों की घरेलू T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। साल 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैच खेले गए, जिसमें भारत ने 4 मैच जीते। 24 जून 2024 को विश्व कप मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 रन से जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पड़ला भारी रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भी जीत के इतिहास को बरकरार रख पाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और खेलों के बाद बात करते हैं आपकी फिटनेस मंथ से जुड़ी हुई। स्ट्रोक एक ऐसी गंभीर अवस्था जिसके विषय में जानना और उसके जो तमाम लक्षण हैं उसे पहचानना बेहद जरूरी है। क्यों शैला? बिल्कुल, साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि वो कौन से कारक हैं जो कि स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाते हैं और कैसे आप स्ट्रोक से बचाव संभव कर सकते हैं। आज विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर ये क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे स्ट्रोक से बच सकते हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्ट्रोक दुनिया भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व स्ट्रोक दिवस। स्ट्रोक एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें व्यक्ति को तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। लकवा अलग अलग प्रकार का होता है, पर मुख्य प्रकार जो है जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक, किसी भी एक जगह की खून की जो बहाव है वो रुक जाती है। इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बट मुख्य होता है बी फास्ट। एक तो है आंखों की रोशनी एकाएक कम हो सकती है, फिर वापस भी आ सकती है। मुंह थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, बोलने में दिक्कत आ सकती है। हाथ पैर एक साइड के जो हैं वो गिर सकते हैं या उठाने में मुश्किल हो सकती है। चलने में एकाएक डगमगाहट आती है या फिर निगलने में भी एकाएक रुकावट आती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के। जितनी जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतनी जल्दी हमारा ब्रेन का CT स्कैन होगा और CT स्कैन में हमको पता चलेगा कि खून रुकने वाला स्ट्रोक है या खून की जो नली है उसके बर्स्ट होने वाला स्ट्रोक है, जिसको हम हेमरेज बोलते हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, धूम्रपान करना, अनियंत्रित जीवन शैली, शराब का सेवन, बढ़ती उम्र और आनुवंशिक कारक, इन सभी से स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। हम अपने हेल्थ के बारे में अवेयर रहें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें, हार्ट का चेकअप कराएं, कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराएं। अगर नींद में खर्राटे ले रहे हैं उसका इलाज लें, वजन घटाएं, स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग इज़ अ ह्यूज रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। शराब न लें, शराब इज़ अ ह्यूज रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। सही तेल का सेवन करें और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम चलते फिरते रहें। हमको रोज़ करीब 7,000 से 10,000 कदम चलना बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड में एक्स्ट्रा सॉल्ट और एक्स्ट्रा ऑयल होता है जिससे भी लकवा होता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है कि हम लें। एक बार लकवा हो जाए, दवाई स्टार्ट हो जाए, दवाई रोकनी नहीं है। स्ट्रोक होने पर तुरंत इलाज मिलना आवश्यक है और इलाज में फिजियोथेरेपी की विशेष भूमिका होती है। जरूरी है कि स्ट्रोक के खतरे को पहचाने, जानकारी लें कि कौन से कारक इसकी संभावना को बढ़ाते हैं और ब्रेन अटैक के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए,
जिससे स्ट्रोक से बचाव हो और आप स्वस्थ रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आइए बात करते हैं मिजाज मौसम से जुड़ी हुई। तो इसी के साथ आज के नया सवेरा के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़ चलते हैं भारतीय सितार और चीनी वाद्य यंत्र की अद्भुत जुगलबंदी के साथ। जब भारत का सितार और चीनी पीपा सुरों का संवाद छेड़ते हैं तो ये सुर सरहदों को पार कर दिलों तक कैसे पहुंचते हैं, आप इसका आनंद उठाइए। हमें दीजिए इजाजत, मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।